तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। आज का टॉपिक है कनाडा। मैंने पहले कहा था बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं, तो बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक है। पहला अगला छोटा टॉपिक है आज का लीगलिटी ऑब्जेक्ट। हम कब ऑब्जेक्ट को लीगल मानेंगे? हम कब कंसिडरेशन को लीगल मानेंगे? तो पहला मुद्दा तो हम ये पढ़ेंगे मुन्ना। दूसरा मुद्दा क्या पढ़ेंगे सर? दूसरा मुद्दा पढ़ेंगे कि कौन सा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। कौन से एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं? कौन कौन से एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं? यानी कि ये चैप्टर आपको दो पड़ाव में पढ़ना है। पहला पड़ाव लीगलिटी, दूसरा पड़ाव अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है सर। सेक्शन 23-24 में खेल खत्म है। आज 23-24 में खेल खत्म है, खेला समाप्त। 23-24 में खेला समाप्त। सर क्या सर? सेक्शन 10 के हिसाब से आपने जाना है। तूने मेरा जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, लेकिन 10 के हिसाब से आपने जाना है कि कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना चाहिए। यानी हमारा एग्रीमेंट में जो मुद्दा है और एग्रीमेंट में जो कंसिडरेशन है, दोनों ही कानूनी होने चाहिए, गैर कानूनी नहीं होने चाहिए। चैप्टर उल्टा पढ़ाता है। चैप्टर पढ़ाता है कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। कंसिडरेशन कब कब अनलॉफुल माना जाएगा? 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 कब कब अनलॉफुल माना जाएगा? सब पहला, कंसिडरेशन या ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल माना जाएगा अगर कानून ने मना किया। फॉरबिडन मतलब रोक लगाना। कौन से कानून ने सर? एनी। इफ इट इज फॉरबिडन या रोक लगाना रोका गया है बाय एनी लॉ। ICAI ऐसे एग्जाम में दोस्तों ये बात ध्यान रखना, हैंड पंप काट दूंगा मैं फिर से, तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारे हैंड पंप उकड़ेगा। दोस्तों ICAI से जैसे एग्जाम में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले पेज का पहला शब्द भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आखिरी पेज का आखिरी शब्द है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जैसी चीज बच्चों का खेल है। हम जो एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें हर एक चीज हीरे के समान है। बच्चों जैसे एग्जाम नहीं है, BCom नहीं है ये, तो इधर ध्यान देंगे सर। सर फॉरबिडन बाय एनी लॉ, अगर किसी भी लॉ ने मना कर रखा है तो क्या होगा सर? वो होगा सर वॉइड होगा, वॉइड होगा, वॉइड होगा। बात समझ में आ चुकी है सर? बात समझ में आ चुकी है। किसी भी लॉ ने अगर कोई काम मना कर रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड होगा। याद आ गई बात? अगर कोई काम IPC में मना है, कोई काम IPC में मना है तो कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है। कोई काम किसी और एक्ट में बना है, कोई काम प्रॉपर्टी एक्ट में बना है तो कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है सर। यानी कि इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी काम मना है, अगर कोई भी काम बना है तो क्यों मना है? ताकि वो या तो वो पनिशेबल है क्रिमिनल लॉ में, या फिर वो प्रोहिबिटेड है, या फिर वो प्रोहिबिटेड है, रोका जा चुका है किसी स्पेशल लॉ, स्पेशल रेगुलेशन के द्वारा जो पार्लियामेंट से पास हुआ था। लेजिस्लेशन मतलब लॉ होता है और लेजिस्लेचर मतलब होता है पार्लियामेंट। ये मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल वाले लेक्चर में समझा चुका हूं। तो इस कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है एक छोटी सी बात, वो ये, अगर किसी भी एक्ट में कोई काम मना है, किसी भी एक्ट में कोई काम प्रोहिबिटेड है, किसी भी एक्ट में कोई काम पनिशेबल है, किसी भी एक्ट में कोई काम प्रोहिबिटेड है, किसी भी एक्ट में कोई काम पनिशेबल है, तो उन एक्ट में जो काम प्रोहिबिटेड और पनिशेबल है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है। बोलो समझ गए सर? एग्जाम्पल, एक हिंदू ऑलरेडी मैरिड है और फिर वो दूसरी शादी कर रहा है, तीसरी शादी कर रहा है कपिल शर्मा की तरह तो सेकंड मैरिज इज फॉरबिडन बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में सेकंड मैरिज वॉइड है और फॉरबिडन है, देयरफॉर वॉइड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वॉइड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझ गए मुन्ना? याद आ गई बात सर? याद आ गई बात? मजा आ गया सर, मजा ही आ गया। राइट, केस लॉ सिंपल। अगर आप लोन देते हैं शादी मनाने के लिए बच्चे के, तो ये वॉइड है क्योंकि इसे मना किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। इट इज प्रोहिबिटेड बाय चाइल्ड मैरिज एक्ट।
इट इज प्रोहिबिटेड बाय चाइल्ड मैरिज एक्ट। मजा आ गया सर, बात समझ में आ गई सर। चाइल्ड मैरिज एक्ट में प्रोहिबिटेड है, तो वहां चाइल्ड मैरिज एक्ट में अगर प्रोहिबिटेड है, इलीगल है, मना है, तो कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है। आईपीसी में मना है, इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है। हिंदू लॉ में मना है, इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है। प्रॉपर्टी एक्ट में मना है, प्रोहिबिटेड है, कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड है। किसी भी लॉ में अगर कॉन्ट्रैक्ट के बड़े भाई बहनों में अगर कोई भी चीज मना है तो कॉन्ट्रैक्ट वो कहेगा सर वॉइड है। सेम बात अगर कम्युनिटी एक्ट में मना है कि एमआरपी से ज्यादा नहीं बेचोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड है, राइट। पर ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, याद आ गया कि बात, बहुत 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 इंपॉर्टेंट केस था सर। लाइसेंस दिया गया घास काटने का एक्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, याद आ गई बात। एक कंडीशन डाल दी कि लाइसेंस आप किसी को आगे नहीं बेचेंगे, राइट। एक कंडीशन डाल दी बेच लाइसेंस को ट्रांसफर करते टाइम पे। लेकिन मुन्ना हुआ क्या, ए ने कंडीशन ब्रीच करी और लाइसेंस को आगे बेच दिया। जज साहब के पास जब ये केस पहुंचा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला हमने कहा था लाइसेंस आगे नहीं बेच सकते, लाइसेंस आगे नहीं बेच सकते। तूने कैसे लाइसेंस आगे बेच दिया, तूने कैसे धोखाधड़ी कर दी। तो जज साहब ने बोला कि लाइसेंस आगे नहीं बेच सकते ऐसा तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। अरे पुष्पा तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, एक्ट में लिखा है नहीं लिखा। पता लगा एक्ट में अलाउड है लाइसेंस आगे सेल कर देना, ट्रांसफर कर देना, एक्ट में अलाउड है। जो चीज कानून में अलाउड है, जो चीज एक्ट में अलाउड है, जो चीज कानून में अलाउड है, जो चीज कानून में अलाउड है, जो चीज एक्ट में अलाउड है, तुम उसको नहीं रोक सकते। तो जज साहब ने बोला लाइसेंस आगे बेचना अगर एक्ट में अलाउड है तो सामने वाले बंदे ने अगर लाइसेंस, ए ने अगर लाइसेंस आगे बेचा है तो फिर वो एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है, वो एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड नहीं है। रीजन बिकॉज सच एग्रीमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बात खत्म। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया। यानी कि गाना प्रसिद्ध हुआ। गाना प्रसिद्ध हुआ क्या, गाना प्रसिद्ध हुआ कि भैया कानून से ऊपर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये गाना मैंने तुम्हें सुनाया सर, कानून बिना कुछ नहीं, तो कानून से ऊपर कुछ नहीं भैया। अगर कोई चीज लॉ में अलाउड है, इसकी बात क्या समझ में आ गई सर। इसका हम तात्पर्य ये निकाला अगर कोई चीज, अगर कोई काम, एनी एक्ट, अगर कोई भी एक्ट लॉ में अलाउ है तो उस एक्ट को है ना एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट से रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो भैया अगर कोई भी काम किसी भी एक्ट में अलाउड है, जैसे कि ये हुआ, तो फिर आप उसको एग्रीमेंट में नहीं लिख सकते भैया एक्ट में अलाउ होगा लेकिन हम एग्रीमेंट में लिख रहे हैं कि हम ये काम अलाउ नहीं करेंगे। ना ना ना, कानून में अगर लिखा है अलाउड है तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। नहीं भी विनय जी गलत लॉ को ना इंटरप्रेट करें। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर नहीं है, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर तो यही है कि भैया आगे मत बेचियो, पर एक्ट कहता है बेच ले तो हम बेच सकते हैं। डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, अगर आप लॉ की प्रोविजन को इनडायरेक्टली डिलीट करते हैं, डिफीट करते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, तो फिर क्या होगा सर, डिफीट द प्रोविजन। इफ यू डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मस्ट लिमिटेड, तो फिर वो अलाउड नहीं होगा। जैसे ये केस मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। घर के किराए पर टैक्स लगता था, घर के किराए पर टैक्स लगता है, आज भी लगता है। किराया था 1200, तो आपने सोचा 1200 रुपए पर क्यों टैक्स दूं, तो आपने अपने किराएदार को बोला कि 750 तो सर्विस का पैसा है और 750 रेंट का पैसा है, रेंट का, तो यानी कि टैक्स 750 रेंट पे लगेगा, सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जज साहब ने बोला इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ इनडायरेक्टली, आपने यूपी की भाषा में जुगाड़ ढूंढ लिया है। तो भैया अगर आपने ऐसा किया, सच एग्रीमेंट में डिफ्रॉड द म्युनिसिपल अथॉरिटी एंड वॉइड,
तो आप किराए को अलग अलग तरीके से भटकाकर, अलग अलग तरीके से नाम देकर नहीं वसूल सकते। समझ में ना बात? ठीक है। ऐसे अगर कोई हिंदू अपना बच्चा किराए पे दे दे सन इन एडॉप्शन, तो ये बिल्कुल गलत है। डिफीट द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। बच्चा किराए पे दे दोगे क्या? एडॉप्शन पे चला जाए, पैसे देता रही हो, है कि नहीं बात? राइट, समझ गए सर। अगला सर फ्रॉड। फ्रॉड में मैंने तुम्हें एक बहुत ही गंभीर बात बताई, गौतम गंभीर से भी गंभीर बात बताई, क्योंकि फ्रॉड तो हमने सेक्शन 17 में भी पढ़ा। तो मैंने तुम्हें बताया यह है बंटी, बंटी और बबली, बबली ये अंग्रेज है जिसको ताजमहल बेच दिया। तो बंटी बबली ने मिलकर इसको ताजमहल सेल कर दिया सर। तो अगर अंग्रेज की नजरों से देखोगे तो अंग्रेज की नजरों से हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, धारा 17 लगेगी, धारा 17 लगेगी। और अगर इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट देखोगे कि बंटी बबली ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी लूट का माल आएगा, लूट का माल 50-50 बांट लेंगे रे पुष्पा, लूट का माल 50-50 बांट लेंगे। तो ये लूट का माल सेक्शन 23 में कवर होगा और बंटी बबली का कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। तो बंटी बबली का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, अंग्रेज की तरफ से वॉइडेबल, राइट। इसलिए ये वाली बात, फ्रॉड वाली बात यहां सेक्शन 23 में लिखी है, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। उम्मीद है बात जमी होगी। जमे नहीं सर, बिल्कुल जम गए सर, ठीक है। इसलिए नाम भी मैंने बुक में बबली का ही लिया है कि दोनों ने आपस में, अगर बंटी बबली ने प्रॉमिस किया है तो ये क्या होगा? फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, वॉइड है, अंग्रेज की तरफ से वॉइडेबल है। याद आ गई बात सर? समझ गए सर? ऐसी अगर तुमने तोड़ फोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया ये फोड़ दे, ये तोड़ दे, या फिर तुमने किसी की सुपारी ले ली, याद आ गया, मुंबई भाषा में सुपारी। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाने का या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाने का, आज कोचिंग से बाहर जाते हुए शीशा फोड़ दियो, कोचिंग का फोड़ दे शीशा, मैं तुझे दूंगा पैसा। ना ना ना, जज साहब ने बोला भैया अगर आपने किसी को पीटने का, सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट किया है या तोड़ फोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वॉइड होगा। अब यहां पर्सनल इंजरी में मेंटल टॉर्चर भी आता है, जिसका एग्जांपल ये है। एक बंदा कह रहा है भाई तू 100 रुपए का लोन ले ले, लोन लेकर तू मेरे यहां, मात्र 100 रुपए का लोन लेकर तू मेरे यहां 2 साल तक काम करेगा, बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के। सर ये मेंटल टॉर्चर है, मेंटल ट्रॉमा है। तो मेंटल टॉर्चर भी किसमें आएगा सर? मेंटल टॉर्चर भी इंजरी टू पर्सन में आता है। राम स्वरूप वर्सेस बंसी जय वाला केस डिसीजन याद रखेंगे सर। सर ये मेरी कहानी नैनीताल की, याद आ गई होगी बात। तो सर अगर आप किसी को हमारे देश में गुलामी करवाते हैं, स्लेवरी आजकल की दुनिया में सर वॉइड है कि 100 रुपए ले ले, जिंदगी भर लेबर तू करेगा, वॉइड है। अगर मैंने कोई बुक बनाई या बुक छापी, जैसे आपके नोट्स हैं, तो अगर किसी ने मुझसे बिना पूछे मेरे ही नोट्स अपने कोचिंग में बंटवा दिए, प्रिंट करा दिए, उरी दादा मेहनत मेरी मजे तेरे हैं, तो मजे ले लिए, तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं। उसका नोट्स प्रिंट करा के अपने कोचिंग में बांटना क्या होगा सर? वॉइड होगा, क्योंकि वो नोट्स मेरे नाम पे कॉपीराइट हैं, क्योंकि वो नोट्स मेरे नाम पे कॉपीराइट हैं। हाँ सर, बात समझ में आ चुकी है सर। तो किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, किसी को पर्सनल इंजरी देना, ये सब सर बिल्कुल वॉइड है। बिल्कुल हर्ष भैया, बिल्कुल सही बात। और सर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होती हैं, यानी देश हित में नहीं होती। हाँ सर बिल्कुल सही, देश हित में नहीं होती, जो सोसाइटी के अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट सोसाइटी मॉरल वैल्यू। सर कौन कौन से? जैसे भैया बच्चे को बेच देना, है ना, गलत काम के लिए, किसी को शादी करने से रोकना या उसका डिवोर्स कराना, ये ले पैसे पकड़ तलाक दे दे, ये ले पैसे पकड़, है ना, लड़की को खरीद ले, ठीक है। या भैया फ्यूचर में एग्रीमेंट करना कि फ्यूचर में डिवोर्स कर लेंगे, ठीक है। या फिर जैसे वो तुम्हें दिखाई मैंने मुन्नी, सलमान खान के केस में, इलिसिट कोहैबिटेशन, मुन्नी को बेच देना, वो बंदा मुन्नी को बेच देता है कि नहीं बात, राइट।
या फिर ये कहना कि मैं एग्रीमेंट करूंगा फ्यूचर में जैसे ही मेरी वाइफ लुढ़क जाएगी। अबे तू अपनी वाइफ के लुढ़कने की बात कर रहा है, वो जिंदा है कि लुढ़कते ही शादी कर लूंगा तुझसे? भैया बहुत ही ज्यादा इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपनी वाइफ के मरने की कामना कर रहा है। अरे भैया अरे कितना गलत इंसान है। ये सारे काम बिल्कुल गलत है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। समझ गए सर? हाँ, स्लम डॉग मिलेनियर। अब बात आती है ऐसे कौन कौन से काम हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। ओ नंदू क्या फूफू कर रहा है हॉस्पिटल के बाहर? अबे हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है बे, हीरोगिरी देने में है। याद आ गई बात? हाँ सर। यानी पहले अक्षय कुमार सिगरेट का ऐड किया करते थे, पहले अक्षय कुमार सिगरेट का ऐड किया करते थे। यानी कि पुराने जमाने में 90s में सिगरेट के ऐड अलाउ थे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं थे। है कि नहीं बात? राइट। लेकिन अब वही सिगरेट के ऐड टीवी में नहीं दिखा सकते। वही अक्षय कुमार जो पहले रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और कहा करते थे, वही अक्षय कुमार आज ओ नंदू हीरोगिरी फूफू करने में नहीं बे, ये देने में है ना। अब ये कहते हैं यानी कि जो चीज पहले अलाउ थी, जो चीज पहले अलाउ थी सिगरेट के ऐड, आजकल के जमाने में वो क्या हो चुकी है सर? बैन हो चुकी है, बैन। दैट इज कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी इंडिया में लॉ में लिखी बात, पब्लिक पॉलिसी कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, है कि नहीं बात? और ये किसके ऊपर बेस्ड है सर? इमोरल होगा। और इंडिया में ये कोर्ट के ऊपर डाला गया कौन सी चीज हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानेंगे। तो जज साहब ने कुछ चीजों का हिसाब किताब बनाया, जिसे हमने कहा कि अब ये आजकल की लाइफ के हिसाब से ये चीजें पब्लिक पॉलिसी में नहीं आनी चाहिए। अब बालक कह रहे हैं पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, पान मसाला में टबैको नहीं है इसलिए शायद अलाउड है, लेकिन हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद पान मसाला के ऐड दिखाना भी पब्लिक पॉलिसी में नहीं आएंगे। हो सकता है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाए पान मसाले वाले, है कि नहीं बात? तो तब की तब देखेंगे। लेकिन आज हमारे कोर्स में क्या है, आज हमारे लॉ में क्या है, आज हमारे एग्जाम में क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। सर ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग विद एनिमी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। अगर आप एलियन एनिमी से ट्रेड करते हैं, है ना, तो क्या होगा सर? इलीगल होगा, इलीगल होगा जब तक गवर्नमेंट उसे अलाउ ना कर दे। दुश्मन देश से एग्रीमेंट करना अलाउ नहीं है, ऑलरेडी वॉइड है, ये हम पहले से ही जानते हैं, चैप्टर 4 से ही जानते आए हैं। सर गवाह खरीदना, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, गवाह खरीदना, गवाह का मुंह बंद करना, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो भैया कोर्ट की कार्रवाई में दखल अंदाजी और स्टिफलिंग करना सर, दबाना, ठीक है, ये बिल्कुल देश हित के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। आप मर्डर करने के बाद क्या बोल रहे हो? आप मर्डर करने के बाद बोल रहे हो कि भैया मैं पनिशमेंट नहीं लेना चाहता इसलिए भाई पैसे ले ले। एक बार बताओ, किसी बंदे ने किसी को लुढ़का दिया, पूरी दादा किसी बंदे ने किसी को लुढ़का दिया, लुढ़काने के बाद कह रहा है भैया गलती हो गई, हमका माफ कर दिया भैया, हमका माफ कर दिया, हमने भैया घपा चक्कू मार दिया भैया, हमें पता नहीं क्या होगा, हमारे अंदर आत्मा आ गई भैया, हम पश्चाताप करना चाहते हैं पर जेल नहीं जाना चाहते, पश्चाताप के चक्कर में हमसे 5 करोड़ रुपया ले लो। अबे भैया एक मर्डर करने वाला घपा मानने के बाद 5 करोड़ में अपना क्राइम खरीद लेगा? क्राइम करो उसे खरीद लो 5 करोड़ रुपए करके, क्राइम करो खरीद लो 5 करोड़ रुपए करके। जज साहब ने बोली चीख चीख कर, यू कैन नॉट मेक द ट्रेड ऑफ योर क्राइम, आप अपने क्राइम को बेच नहीं सकते, आप अपने क्राइम को सेल नहीं कर सकते। भाई महापाप है, घंघोर पाप नहीं, पाप का बाप है ये। क्राइम करो बेच दो उसे कि पैसा ले ले, पूरी दादा क्या जमाना आ गया है, ठीक है। तो भैया ये काम इलीगल है, वॉइड है, आप क्राइम को नहीं बेच सकते, ठीक है। ये सेम एग्जांपल, मर्डर कर दिया और फिर 7 लाख रुपए दे रहे, ये ले 7 लाख रुपए पकड़ ले, मर्डर की गवाही मत दियो। हाथ तो निकल जाएंगे मेरे, फिर कानून के और जज की जरूरत ही क्या है, कोर्ट कचहरी सब बेकार, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन पूरी जगह, लेकिन कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो कोर्ट के बाहर समझौता किया जा सकता है, उसे बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। दैट ऑफेंस आर कॉल्ड आउट ऑफ
कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो आप, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो। जो अपराध कोर्ट के बाहर सेटल हो सकते हैं और उन्हें अलाउ किया है, अलाउ बाय द लॉ, ऐसे अपराध होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, ऐसे अपराध होते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। कोर्ट के बाहर समझौता अलाउड है, आर्बिट्रेशन बोला जाता है इसे लीगल भाषा में, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन इज अलाउड, आर्बिट्रेशन इज अलाउड, आर्बिट्रेशन इज अलाउड। फिर है सर मेंटेनेंस और चैम्पर्टी। सर मेंटेनेंस में याद रखेंगे शैलमोन भाई का केस, शैलमोन भाई याद आ गया, सलमान खान का केस, विवेक ओबराय। चैम्पर्टी में याद रखेंगे उदय भाई, मजनू भाई और गोविंदा वकील। याद आ गई होगी सारी कहानी। हाँ सर, विवेक ओबराय, सुनने याद है, विवेक ओबराय ने एक प्रोड्यूसर को यह बोला कि सलमान खान को हायर कर लो, फिल्म में साइन कर लो और उन्हें ऐसा लपेटना फिल्म के चक्कर में, डेट के चक्कर में, शूटिंग के चक्कर में कि उनके ऊपर केस करना, सारा पैसा हम देंगे, सारा पैसा हम देंगे, हम मदद करेंगे तुम्हारी, है कि नहीं बात? हाँ सर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो प्रोड्यूसर ने सलमान खान के ऊपर केस किया, पर प्रोड्यूसर का अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, पैसे के चक्कर में केस कर रहा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला गया मेंटेनेंस, यानी कि वन पार्टी जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है केस करने में, कि भैया मैं तेरे बिहाफ पे केस करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, एग्जाम्पल ही वही है। चैम्पर्टी क्या है सर? चैम्पर्टी याद आई होगी बात सर, चैम्पर्टी में आपका घर किसी ने कब्जा लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा, आप मजनू भाई के पास गए, कब्जा किसने किया? कब्जा भाई मुन्ना भाई, कब्जा भाई मुन्ना भाई, मुन्ना भाई ने आपका घर कब्जा लिया। अब आपने सोचा भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आपने घर खाली करवाने के लिए उदय भाई के पास गए। कंट्रोल उदय कंट्रोल, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, भगवान का दिया है कि नहीं बात? उदय भाई के पास पहुंच गया। अब उदय भाई को आपने बोला मेरा घर मुन्ना भाई से खाली करवा दो, आई विल गिव शेयर इन हाउस, जो भी आप मेरा घर उदय भाई से खाली करवाओगे वो घर का फर्स्ट फ्लोर आपका, वो घर का सेकंड फ्लोर आपका, या वो घर बेच देना, घर बेच के जो पैसा आएगा, घर बेच के जो पैसा आएगा उस पैसे में से हिस्सा आपका। यानी कि आपने बोला जो भी प्रोसीडिंग होगी, रिजल्ट होगा, उसका हिस्सा दे दूंगा। इंग्लैंड में आप चाहे मेंटेनेंस करो या आर्बिट्रेशन करो, इन इंग्लैंड बोथ आर एब्सोल्युटली वॉइड, दोनों के दोनों मस्त तरीके से वॉइड है, दोनों के दोनों मस्त तरीके से वॉइड है, बोथ आर वॉइड। अंग्रेजों के यहां दोनों वॉइड है, अंग्रेजों के यहां दोनों वॉइड है। समझ गए सर? इंडिया में लोचा अलग है, इंडिया में लोचा अलग है, इंडिया में लोचा अलग है, इंडिया में लोचा अलग है। इंडिया में बोला गया कि इन इंडिया इट डज नॉट वॉइड, इंडिया में वॉइड नहीं है। रीजन सुने। अब मुन्ना भाई ने आपका घर कब्जा कर लिया, मुन्ना भाई ने आपका घर कब्जा कर लिया, मुन्ना भाई एमबीबीएस आपका घर कब्जा कर लिया। आप उदय भाई के पास नहीं गए, आप बहुत ईमानदार व्यक्ति, आप उदय भाई की जगह पहुंचे गोविंदा वकील साहब के पास, वकील साहब के सामने हाथ जोड़ लिए, वकील साहब बहुत गरीब आदमी, वकील साहब बहुत गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी, मूंगफली खरीदने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है वकील साहब, मूंगफली ठेले के मूंगफली लेने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है वकील साहब, लोन में डूबा, मेरा घर कब्जा कर लिया वकील साहब, मुझे बचा लो, मेरा केस लड़ लो। अगर आप मेरा केस लड़ लोगे ना, कसम खा रहा हूं, आई शपथ, कसम खा रहा हूं, आई शपथ,
जैसे ही घर खाली करवाओगे घर का हिस्सा ले लेना वकील साहब। वकील साहब का दिल पिघल गया। वकील साहब ने कहा ओरी दादा इतना इमोशनल कर दिए हो रे, हमारे आंखों में भी आंसू आ गए, इतना इमोशनल कर दिया, हम लड़ेंगे केस तुम्हारा। अरे हम फ्री में लड़ेंगे केस भाई, फ्री में लड़ेंगे, पैसा भी बाद में देखेंगे, फ्री में लड़ेंगे। अब ये बताओ किसी गरीब की आपने इंडिया में मदद कर दी, किसी गरीब की आपने इंडिया में मदद कर दी और एक केस चैम्पर्टी का है, क्योंकि चैम्पर्टी में आपने क्या किया सर, चैम्पर्टी में आपने कहा मेरा केस लड़ लो, केस लड़ने के बाद जो केस की प्रोसीडिंग होगी उसमें से हिस्सा दे दूंगा, जो मेरी विनिंग होगी उसमें से हिस्सा दे दूंगा। तो इंडिया में गरीब आदमी केस नहीं लड़वा पाएगा बेचारा, बताओ। तो गरीब आदमी कहीं केस नहीं लड़वा पाए, कोई वकील किसी की मदद ही ना कर पाए, हैं बताओ। तो जज साहब ने बोला इन इंडिया में चैम्पर्टी मेंटेनेंस वैलिड कहलाए जाएंगे, इंडिया में चैम्पर्टी मेंटेनेंस वैलिड कहलाए जाएंगे, इंडिया में चैम्पर्टी मेंटेनेंस वैलिड कहलाए जाएंगे। अगर दो बातें लगती हैं, यानी कि वैलिड होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रीजनेबल है, वैलिड होगा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रीजनेबल है, वैलिड होगा अगर आपका मोटिव अच्छा है, अच्छा मोटिव है, गुड मोटिव से आप काम कर रहे हैं तब। इसका मतलब क्या है, अगर दो में से कोई भी एक बात लग गई, यानी आपके चैम्पर्टी मेंटेनेंस की ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल निकली या आपका मैलिशियस मोटिव निकला, अनरीजनेबल निकली या मैलिशियस मोटिव निकला, तो ही वॉइड होगा। अगर रीजनेबल निकला और अच्छा मोटिव निकला तो चैम्पर्टी मेंटेनेंस इन इंडिया वैलिड, चैम्पर्टी मेंटेनेंस इन इंडिया वैलिड। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, वाह वाह मजा आ गया सर। सर मैंने एक्टिंग में भी अप्लाई किया था, पास नहीं हुआ एक्टिंग स्कूल में, क्या करें, तो मैंने सोचा बच्चों के सामने कर लेंगे कभी कभी। ठीक है सर, बात समझ में आ गई सर। ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस, यहां पब्लिक का तात्पर्य है सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस, और यहां ट्रैफिक का मतलब है रिश्वत। अगर आप सरकारी विभाग में किसी भी टाइटल को लेने के लिए, है ना, अरे मेंटेनेंस रीजनेबल ही तो है, अरे पूरी एक्टिंग करके दिखा दी मैंने, है ना, मेंटेनेंस भी रीजनेबल हो सकता है। अब वकील साहब का, गोविंदा का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गोविंदा आपकी मदद कर रहा है भलाई के काम के लिए, जेन्युइनली भलाई काम के लिए मदद कर रहा है, तो वकील साहब चैम्पर्टी जी के मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर। जैसे कि ये किसी खिलाड़ी ने बोला कि भैया मैं पद्म विभूषण लेना चाहता हूं, पैसा ले ले, बता कितने पैसे में दिलाएगा, वॉइड। एक ने बोला ये ले पैसा पकड़ रिटायर हो जा और तेरे रिटायरमेंट के बाद किसी और की जॉब लगेगी, वॉइड। ये ले पैसा पकड़ रेलवे में नौकरी लगवा दे, वॉइड। रिश्वत देना पाप है, रिश्वत देना पाप है, रिश्वत देना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली मां आएगी गला काट के ले जाएगी, तो इसलिए रिश्वत के काम ना करें। 23 भी वॉइड बताएगा सर। सर मोनोपोली बचपन से वॉइड है, 11th-12th इकोनॉमिक्स से ही वॉइड है। मोनोपोली जैसे कि भैया पनीर भी सोने की दुकान पे बिक रहा है, सुनार की दुकान पे 50,000 रुपए तोला है पनीर, 50,000 रुपए तोला, अरे दादा 50,000 रुपए तोला सुनार की दुकान पे बिक रहा है सोने के भाव। तो भैया मोनोपोली कर लोगे क्या कि पनीर का सिर्फ मैं ही सेलर हूं और मैं चाहे लाख रुपए किलो बेचूं चाहे करोड़ रुपए किलो बेचूं, तो मोनोपोली वॉइड है भैया, मोनोपोली वॉइड है कि नहीं, बात याद आ गई बात। हाँ लॉयर पे केस कर देना, इधर उधर बिल्कुल कर सकते हैं, मुद्दे पे बात पे ध्यान दो। एग्जाम में ये आएगा जो लिखा है, जो नहीं लिखा वो नहीं आएगा, गाय भैंस नहीं उड़ाएंगे। सर यहां आपने इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, यहां आपने जज को ही खरीदने की कोशिश करी तो वो वॉइड है सर। इन्फ्लुएंस द जज, है ना, मैं घोड़े पे नहीं जॉकी पे पैसा लगाता हूं, और मैं भैया वकीलों को पैसा नहीं, मैं सीधा जज को पैसा खिलाता हूं। आपने भैया जज को इन्फ्लुएंस किया, जज साहब पार्टी यहाँ ये आपकी, आपके लिए पैकेज बुक कर दिया, स्विट्जरलैंड घुमाओ, ये घुमाओ, अरे भैया अरे करप्शन, करप्शन जज के लेवल तक ले गए तो वॉइड है।
है कि नहीं बात। और भैया अगर तुम किसी से पैसा लेके शादी कर रहे हो और शादी करवा रहे हो, पैसा लेकर शादी करवा रहे हो, जैसे भगत अंकल वाली बात मैंने तुम्हें बताई कि भैया पूनम की शादी कराऊंगा, अच्छे घराने में कराऊंगा, 10 लाख रुपए मेरा होगा, तो ये शादी कराना भी रिश्वत के बराबर है और पैसे लेकर शादी कराना भी दहेज के बराबर है, पैसे लेकर शादी कराना भी रिश्वत के बराबर है। शादी कराने के बदले अगर आप पैसा लेते हो तो ये डाउरी के इक्वल माना जाता है, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया वो गलत है। जैसे एक पापा ने, पापा क्या कर रहे हो पापा, ऐसा कैसे कर सकते हो पापा, पापा बैटरी उल्टे लगाए बम कैसे पड़ेगा पापा। पापा कह रहे हैं भैया मुझे इतने पैसे दे दो, मैं अपनी डॉटर की शादी तुम्हारे लड़के से कर दूंगा। अरे पापा दहेज मांग लिए हो, आप सीधा दहेज मांग लिए हो, वॉइड। शादी.com वाले शादी नहीं कराते भैया। ओ भाई मैंने पहले बोला भाई वीडियो ढंग से देख लो। शादी.com वाले शादी नहीं कराते, शादी.com वाले से नंबर एक्सचेंज करते हैं दूल्हा दुल्हन के, तुम्हारे फेरे थोड़ी पड़वाते हैं, शादी थोड़ी कराते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एक्सचेंजिंग द नंबर ओनली, कि आपका फोन नंबर वहां पहुंच जाए, वहां का फोन नंबर आपके पास आ जाए, जस्ट एक्सचेंज ऑफ फोन नंबर डेटा। शादी नहीं कराते वो कभी भी, ठीक है। और इंटरेस्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ओ अपोज टू ड्यूटी, जो आपका काम है, जैसे मुन्ना भाई का वो वीडियो याद करो, पेंशन देना, पेंशन अलॉट करना आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी के लिए अगर आप रिश्वत ले रहे हो तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि भैया मेरा काम जल्दी करवा दो, मेरी फाइल जल्दी करा दो। ट्रस्टी सलमान खान के पास पैसा जा रहा है बीइंग ह्यूमन में, और सलमान खान की ड्यूटी बनती है कि वो गरीब बच्चों का भला करें, और वो गरीब बच्चों के भले की बजाय वो क्या कर रहे हैं सर, कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये अनलॉफुल है, गलत है। ठीक है भैया। सर ये था सेक्शन 23। 24 बहुत आसान, 24 और 57 बहुत आसान। सुनना ध्यान से, मैं यहां पर तुम्हें लॉ पढ़ा रहा हूं, बगल वाले रूम में अकाउंट्स वाले भैया सट्टा खेलने हैं इंडिया के मैच पे, एक का 10 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 सट्टा खेलने हैं। पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली, आंटी पुलिस बुला लेगी, सट्टा यूं ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, सट्टा यूं ही चलेगी, आंटी ने पुलिस बुला ली। अब मैं कह रहा हूं मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ी सट्टा खेल रहा हूं, बगल वाले रूम में सट्टा चल रहा है, तो मैं भी लपेटे में आऊंगा या मैं बच जाऊंगा? मैं भी लपेटे में आऊंगा या मैं बच जाऊंगा? बताओ। जज साहब ने इसका फैसला इससे किया, लीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल। अगर लीगल पार्ट को आप अलग नहीं कर पा रहे हैं तो शायद जज कहते भैया बगल वाले रूम में सट्टा चल रहा है, आप इधर पढ़ा रहे हो, आपको पता ही नहीं बगल में सट्टा खेल रहे हैं। लीगल इलीगल एक ही दीवार का फर्क है, और एक ही कोचिंग है, एक ही इंस्टीट्यूट है, एक से ही रूम है, तो भैया लीगल पार्ट को इलीगल से आप अलग नहीं कर पा रहे, आप पूरा लपेटे में आओगे। ठीक है। लेकिन 57 ने क्या बोला? 57 ने यह बोला अगर आप लीगल पार्ट को सेपरेट कर पा रहे हो, लीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पार्ट। जैसे इस बिल्डिंग में सट्टा चल रहा है, तीसरी वाली मंजिल में, चौथी वाली मंजिल, इस बिल्डिंग में लीगल काम चल रहा है पढ़ाई का, चौथे माले में सट्टा चल रहा है, तो हम कह रहे हैं भैया हम तो यहां पढ़ा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे पढ़ा रहे हैं, चौथे फ्लोर पे सट्टा चल रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर वालों की क्या गलती है? क्या गलती है फर्स्ट फ्लोर वालों की? बताओ क्या गलती है, क्या कसूर है हमारा? हमारा कसूर बस यही है कि हम बेकसूर हैं, हमारा गुनाह यही है कि हम बेगुनाह हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम पढ़ा रहे हैं, चौथे फ्लोर पे सट्टा चल रहा है, हमें क्या पता लग रही है? लोग सीढ़ी के सीढ़ी बाहर के बाहर ही जा रहे हैं। तो लीगल पार्ट को इलीगल से सेपरेट कर दिया पूरी बिल्डिंग में, लीगल पार्ट सेपरेट, लीगल पार्ट सेपरेट, इलीगल पार्ट सेपरेट। तो लीगल पार्ट वैलिड, इलीगल पार्ट इनवैलिड, लीगल पार्ट वैलिड, इलीगल पार्ट इनवैलिड। ये बात सर कंसिडरेशन से चेक करेंगे। कैसे चेक किया सर? चेक बाय कंसिडरेशन। चेक बाय कंसिडरेशन पुष्पा, चेक बाय कंसिडरेशन। कैसे सर? कंसिडरेशन 10,000 का था और कहा गया गैम्बलिंग के लिए दे दे 10,000, 15,000 एक्स्ट्रा दूंगा।
15,000 एक्स्ट्रा। तो पहला कंसिडरेशन तो लीगल है, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन क्या होगा सर? इलीगल होगा। ये लिखी बात। सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिस इज अनलॉफुल। सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिस इज अनलॉफुल, वॉइड एंड इलीगल। बोलो समझ गए सर? तो हमने कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट से सेपरेट और इनसेपरेट सीखा। और सर ICIS हमने बोल दिया है, ICIS हमने बोल दिया मुश्किल जरूर है पर ठहरा नहीं हूं मैं। ICIS से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुश्किल जरूर है, ठहरा नहीं हूं मैं, पर सुन लो ICIS, है ना, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, पहुंचूंगा जरूर। मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। सर इसका कोड आपको याद ही है, 24 DJ। मीम्स याद आया? कुछ इस तरीके का कोड मैंने लिखवाया है, आप उस कोड के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। तो हमने 23 पढ़ लिया, 24 पढ़ लिया, 57 पढ़ लिया, 3 सेक्शन खल्लास। सर ये मान लो क्वेश्चन आया, मान लो पुष्पा ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तेईस में है चैम्पर्टी मेंटेन 23 में। हाँ 23 में मुन्ना। ये देखो सर, अगर मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में टपक गया, कैसे लिखूंगा? कैसे 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 लिखूंगा? पहले पढ़ लो, पहले तुम मुझे इसका आंसर बता दो सर, पहले तुम मुझे इसका आंसर बता दो। अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? सर आंसर सभी बच्चे जानते हैं, ये है खतरनाक कीवर्ड, स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। इसकी वजह से अगर आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट में अगर कोई टाइट सिचुएशन चल रही है, और मैंने आपके नोट्स का पेज 70 देखना, नोट्स के पेज 70 पे चले जाओ, सबसे नीचे वसूली भाई वाला एग्जांपल देखो, डिट्टो सेम वर्ड लिखे, स्ट्रिंजेंसी सेम वर्ड एग्जाम में आ गया। ठीक है, मार्केट में रेट चल रहा है 20 से लेकर 25%, आपने हाई चार्ज किया 30%, क्योंकि स्ट्रिंजेंसी इन मार्केट है, आपने हाई चार्ज किया है, क्योंकि मार्केट में कमी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा चाहिए तो मैं हाई चार्ज करूंगा। तो जज साहब ने कहा जे ई नहीं चौल बे, ई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, वैलिड वैलिड वैलिड, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अपने नोट्स का पेज 70 देखेंगे, बात समझ में आ जाएगी, है कि नहीं बात?
अब इसे एग्जाम में कैसे लिखूंगा? एग्जाम में देखो ऐसे लिखूंगा, मान लो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का है एग्जाम्पल, तो मैं लिखूंगा आंसर नंबर 1 का पार्ट सी है, तो आंसर नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। ठीक है मुन्ना? फिर क्या लिखा? फिर लिखा प्रोविजन। प्रोविजन में पहले मुझे अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन देनी है। एज पर सेक्शन 16(1) कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर पार्टी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल एंड डोमिनेंट पार्टी टेक द अनफेयर एडवांटेज। Such agreement is induced by undue influence. Such agreement is induced by undue influence. ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा पहला पैराग्राफ हो गया। अगला पैराग्राफ सेक्शन 16(2). सेक्शन 16(2) बोलता है ये प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल। तो प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल में फिड्यूशियरी रिलेशन, इलनेस कॉन्ट्रैक्ट ये वाले आते हैं, लेकिन ये केस था अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन से। इन केस ऑफ अनकॉन्शनेबल बार्गेन दैट इज अनफेयर मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शन क्या माने जाएंगे? इज ट्रीटेड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस माने जाएंगे। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ये वही एग्जाम्पल है जो आपके नोट्स के पेज नंबर 70 पे सबसे नीचे दे रखा है, वसूली भाई वाला। एज पर द डिसाइडेड केस मिस्टर एक्स ने 30% ब्याज चार्ज किया, 30%, और मार्केट में रेट चल रहा था 15 से 26। इसलिए आप कह सकते हो 30% इज नॉट कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंसी इन द मार्केट। मार्केट में इतनी टाइट सिचुएशन है कि आप इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस की कैटेगरी में नहीं रखोगे। ये मैंने पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आया मेरा स्टेप नंबर 2, बहुत ही छोटा सा। इन द प्रेजेंट केस ऑल्सो बैंकर ने हाई रेट चार्ज किया क्योंकि स्ट्रिंजेंसी इन द मार्केट है। एज पर अफोर्सेड डिस्कशन प्रोविजन बैंक डज आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ डोमिनेट द विल एंड नॉट टेकन unfair advantage, therefore it is not caused by undue influence, it is not caused by undue influence। और आंसर क्या लिख दोगे? मिस्टर ए कैन नॉट ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल। फिर ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके से आप लिख के आएंगे। एक नजर में अगर आपको देखना है तो एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। तो आप ये रहा आपका एक नजर में पूरा आंसर, एक नजर में पूरा आंसर सर। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 1, ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है 33 एंड 35। इस तरह एग्जाम में लिख के आना है, प्रॉपर टेबल बनाकर, प्रॉपर टेबल बनाकर। सेक्शन लिख दिया बढ़िया तरीके से। कोई केस लॉ है तो केस लॉ लिख दिया। मजा आ गया सर, बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर, समझ गए? ऐसे हमें एग्जाम में आंसर लिख के आना है। बोलो रे पुष्पा। तो अगले लेक्चर में अगले नए शानदार जानदार चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं।